हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। हम लोग दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 14 का तक पूरा बहुत अच्छे से पढ़ डाले हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर के। अगर आपने नहीं देखी होंगी क्लास तो जाके जरूर देखिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और एक एक चीजों का उसमें 5 से 6 बार रिवीजन भी किया गया है। हम लोग दोस्तों निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे। निर्वाचन आयोग में हम लोग निर्वाचन आयोग का गठन पढ़ चुके थे, उसका मुख्यालय, आम चुनाव क्या होता है, उपचुनाव क्या होता है, मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत 324 अनुच्छेद पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 324 पढ़ चुके थे। निर्वाचन आयोग क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होते हैं, उनको हटाया जाना, उनकी नियुक्ति, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। कार्य कार्य क्या होते हैं और शक्तियां क्या होती हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। चुनाव की अधिसूचना जारी करना और चुनाव का अधिकतर निर्देशन और नियंत्रण करना, इन सब में अंतर क्या है ये भी बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ चुके। अगर नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 325 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुच्छेद 325 में क्या है। तो अनुच्छेद 325 में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान देना है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बस इसमें केवल और केवल 4 चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान नहीं, जन्म स्थान यहां पर नहीं है। यह ध्यान देना है कि जन्म स्थान यहां पर नहीं है। जन्म स्थान कहां है, अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, 15 में विधि के समक्ष समानता है, मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कानूनन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में समानता के बारे में भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि के बारे में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो जन्म स्थान यहां पर नहीं है, मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर विभेदीकरण किया जा सकता है, जन्म स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है। मतलब मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंध में इन 4 आधार पर भेदभाव की मनाही है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेद किया जाता है, किया जाता है मतदाता में। क्योंकि हम लोग चुनाव कहां डालते हैं, जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में हम लोगों का नाम होता है, हम लोग वहीं तो मतदान करते हैं। ये नहीं कि हम लोग जाके कर्नाटक में मतदान कर दें, हम लोग जाके केरल में, वडोदरा में मतदान कर दें जाके। जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हम लोगों का नाम होगा, वहीं के निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग मतदान कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है। और यहां पर जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने के संदर्भ में पूरे भारत का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे हम लोग मोदी का देखते हैं, वडोदरा से भी चुनाव लड़ते हैं, बनारस से भी चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी का देख लेते हैं, रायबरेली से भी और वायनाड से भी चुनाव लड़े हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ने में लड़ सकते हैं, पूरे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र अपवाद है वो सब। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन मतदाता सूची में शामिल होने के संदर्भ में ये बात कही गई है। तो यहां सिर्फ 4 चीज, क्रम भी यही ध्यान रखना है, क्रम भी पूछता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही होगी। ठीक, ये चीज 325 से याद रखना, 4-5 चीजें इसमें है। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात। वयस्क मताधिकार का मतलब एक ऐसी आयु सीमा हमने निर्धारित कर दी है, संविधान निर्माताओं ने या कानून विशेषज्ञों ने या कानून निर्माताओं ने एक ऐसी आयु सीमा निर्धारित कर दी है कि उस आयु सीमा के कम आने वाले व्यक्ति जो है, कम आने वाले सदस्य जो है,
निर्वाचक में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो वोट नहीं डाल सकते हैं, वो आयु सीमा हो जाती है वयस्क मताधिकार की। ठीक, इसकी बात हम लोग देख रहे थे 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम के समय में की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि जब भारत देश आजाद हो जाएगा तब हम सभी लोगों को वयस्क मताधिकार देंगे, महिलाओं को भी मताधिकार देंगे। वयस्क मताधिकार में एक चीज ये भी आ जाती है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, गरीब हों, अमीर हों, दिव्यांग हों, SC ST हों, अनुसूचित जनजाति हों, है कि नहीं, किसी भी क्षेत्र से आते हों, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, किसान हों, उद्योगपति हों, सभी लोगों को एक 18 साल के अगर ऊपर हो गए, एक निश्चित आयु को अगर पास कर गए तो उनको मताधिकार की अनुमति मिल जाती है। यही होता है वयस्क मताधिकार। ठीक है, उसके बाद 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें भी वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेता भी वयस्क मताधिकार की बात करते थे, और जैसे भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान में वयस्क मताधिकार की बात कर दी गई। ठीक है, अब वयस्क मताधिकार में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन जो होगा वयस्क मताधिकार के, ठीक, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार तभी होगा जब न्यूनतम कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई बालिका 18 वर्ष की आयु को क्रॉस कर जाती है, या किसी भी लिंग का हो। ठीक है, 18 वर्ष की आयु क्रॉस कर जाती है। अभी हम लोग देखें एक नए मतलब सेक्सुअल अभिवृत्ति की खोज हुई है, एब्रोसेक्सुअल उसको कहते हैं, है कि नहीं। तो LGBTQIA, है कि नहीं। तो ये सब किसी भी समुदाय के सदस्य हों, निर्वाचक नामावली में अगर वो 18 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं, शामिल होते हैं, और उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब 18 वर्ष के हैं, वोट डालने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जिसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई जिसकी भारत की नागरिकता खत्म हो गई, नहीं वोट डाल सकता, और कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, मान लीजिए कोई पागल हो जाते हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं रह जाता है। कोई अपराध में संलग्न हो जाते हैं, भ्रष्ट आचरण में, या कोई अनिवासी हो जाते हैं, तो उनके तहत कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया है, तो वो अयोग्य हो जाते हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, उनको वयस्क मताधिकार के भीतर शामिल नहीं किया जाता। ठीक, और 18 वर्ष की आयु तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि 18 वर्ष की आयु तो दी गई, हम लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वोट डाल देते हैं, लेकिन इसके पहले 18 वर्ष नहीं था, इसके पहले 21 वर्ष था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये ध्यान देना है कि इसके पहले 21 वर्ष मतदान की आयु थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 प्रभावी हुआ 1989 से, उसके तहत मताधिकार की आयु, जो वयस्क मताधिकार की आयु है, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मत देने का अधिकार पूछा जाता है, ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है, कैसा अधिकार है। ठीक है, तो मत देने का अधिकार दोस्तों वैधानिक या सांविधिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। और इसको जो वैधानिक अधिकार क्या होता है, पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, ऐसा अधिकार जो संसद के द्वारा कानून बना करके दिया जाता है नागरिकों को। ठीक है, तो वो हो जाता है संविधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। ठीक, और किस कानून के तहत दिया गया ये, तो RPA एक्ट 1951 के तहत दिया गया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मताधिकार की आयु और निर्वाचित होने का अधिकार भी मिलता है यहां से। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो 4 चीजों का चुनाव करवाता है, एक राष्ट्रपति हो गए, एक उपराष्ट्रपति हो गए, एक संसद हो गए, एक राज्य विधानमंडल हो गए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कंफ्यूजन नहीं है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आ जाती है। ठीक है, बस इतने का ही चुनाव कराती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय निकायों का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराती है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। स्थानीय निकायों का चुनाव, स्थानीय निकाय में जैसे पंचायत आ जाती है और नगर पालिका आ जाती है, इन सबका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। और अनुच्छेदों का भी प्रावधान किया गया, हम लोग भाग 9 में जब पढ़ रहे थे पढ़ चुके हैं उसमें। तो पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत है। ठीक, 243 के ध्यान देना है,
और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 243 ZA। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य कराती है। अभी हम लोग जैसे देख चुके, निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। चुनाव किसका कराती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरा प्रमुख कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे आगे, परिसीमन आयोग क्या होता है, क्या काम है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, पूरा परिसीमन आयोग के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना इसका निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। अगला कार्य मतदाता सूची तैयार करना। जो निर्वाचक नामावली में जिन जिन लोगों का नाम होता है वही होती है मतदाता सूची, मतलब, ठीक है। तो मतदाता सूची को तैयार करने का काम भी निर्वाचन आयोग करता है। अगला राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम भी करता है निर्वाचन आयोग, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, राज्य स्तर के दल कौन कौन से हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अभी ये सब चीजें भी आगे पढ़ेंगे विस्तार से और बहुत आसान से याद हो जाएगा। हम लोगों को याद नहीं होता है कि राष्ट्रीय दल घोषित करने के क्या क्या मानक हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अभी 2 सेकंड में याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करती है कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाती है। आचार संहिता के भी बारे में बहुत विस्तार से वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। कल की वीडियो में पिन कर दिए थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए थे। आज भी हम कमेंट बॉक्स में इसका आदर्श आचार संहिता का जो वीडियो है उसको पिन कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। आचार संहिता की घोषणा करती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है, ठीक है, इसका काम हो गया। हम लोग पढ़े निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करती है, अधीक्षण करती है, निर्देशन करती है कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला निर्वाचन रद्द करने का भी काम करता है। अगर निर्वाचन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, निर्वाचन रद्द करने का काम करती है और फिर पुनर्निर्वाचन की घोषणा भी करती है। मध्य अवधि चुनाव, उपचुनाव भी करवाती है। अभी हम लोग कल की क्लास में देख चुके थे ये सब चुनाव क्या होते हैं। और अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेती है, ठीक है। इसका जो निर्णय होता है उस निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर ही सांसदों को अयोग्य घोषित करता है। यह अनुच्छेद 103 में है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करती है, ऐसा कहा गया है। अब कौन कौन सी ऐसी अयोग्यताएं हैं, किन किन आधार पर निर्वाचन आयोग से राष्ट्रपति परामर्श लेता है, वो आधार अनुच्छेद 102 में दिया गया है। हालांकि इसको जब संसद की क्लास पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से यहां आया है तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक। तो अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्य मतलब सांसदों की अयोग्यता का 6 आधार दिया गया है, ठीक है। 6 आधार दिए गए हैं, कौन कौन से? एक, लाभ का पद धारण करता हो। अगर कोई लाभ का पद धारण करता हो तो अयोग्य हो जाएगा। अगर उसका चित्त विकृत हो तो अयोग्य हो जाएगा। दिवालिया हो गया हो तो अयोग्य हो जाएगा। अगर नागरिक ना रह जाए और विदेशी राज्य में निष्ठा रखता हो तो वो अयोग्य हो जाएगा। और संसद विधि के द्वारा अगर कोई प्रावधान करती है तो उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये 5 आधार हैं और ये छठा आधार जो है दल बदल के आधार। लेकिन इसमें ध्यान देना है, जो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है वो ये 5 आधारों पर ही परामर्श देता है। छठे आधार दल बदल के आधार पर पीठासीन अधिकारी जो होता है वो निर्णय लेता है, ठीक, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो उपर्युक्त जो 5 आधार है ना, इन 5 आधारों पर निर्वाचन आयोग परामर्श देता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 102 के तहत और अनुच्छेद 103 के तहत। उसी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है अयोग्य घोषित करता है दोस्तों, ठीक, ये चीज ध्यान देनी, ठीक। अब यहां अब पूछा जाता है सांसदों को अयोग्य कौन घोषित करता है, तो यहां पर आ जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। और दल बदल के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दल बदल के आधार पर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी हो जाएगा, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब वही चीज यहां पर दे दी है, अनुच्छेद 103 में बताया गया है आधार जो 1 से 5 हैं
उस पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर निर्णय लेगा, और जो आधार छठा है ये वाला, उस पर दल बदल के संबंध में है और पीठासीन अधिकारी उस पर निर्णय लेता है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब एक काम और है यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो निर्वाचन आयोग होता है, 1 वर्ष के बाद निर्वाचन के संबंध में निर्णय लेता है। निर्वाचन के संबंध में मतलब परामर्श देता है कि निर्वाचन कराए जाने के संबंध में उपयोगी माहौल है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अगला है, निर्वाचन संचालन के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से कर्मचारी उपलब्ध करने का अनुरोध कर सकता है निर्वाचन आयोग, और राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। ये चीज भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। इतना उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत विस्तार से अयोग्यता के संबंध में निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर ये पढ़ चुके। निर्वाचन आयोग के क्या क्या मुख्य कार्य हैं, स्थानीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, वयस्क मताधिकार, और अनुच्छेद 325 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 324 के बारे में, मतलब इसकी जो संवैधानिक प्रावधान है खत्म हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल को मान्यता देने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, राज्य स्तरीय दल को मान्यता प्रदान करने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।